यश जी, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा ये बात कही कि गठबंधन में जो सब साथ हैं वो साथ रहेंगे, वो चीज़ें होंगी, लेकिन ये जो बड़ा खेला हुआ है इसके बाद अब क्या? क्योंकि 11 से ज़्यादा सीटें देने के लिए सपा भी एग्री नहीं होती है, ममता जी अपनी अलग चीज़ों पर चल रही हैं, आम आदमी पार्टी का स्टैंड अलग है। तो वो जो एक ठप्पा लगा रहे हैं ना, जो शुरू से लगता आ रहा था कि इस गठबंधन का कुछ नहीं होगा, अंततः ये टूट जाएगा, उस पर आगे क्या? राखी जी, जो बातें सवाल आपने में किया और जो चर्चा में अभी पैनलिस्ट हम लोग कर रहे थे, इंडिया गठबंधन की अभी सीट शेयरिंग की बात नहीं हुई। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे एनडीए ने पूरी सीट घोषित कर दी होंगी, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। एनडीए सब कुछ बात कर चुकी है और सारी बातें हो चुकी हैं, इसीलिए कहीं कोई विवाद नहीं है, ना कोई बातचीत है। लेकिन सारी बात, जो सारी चर्चा हो रही है वो इंडिया गठबंधन के लिए हो रही है। घबराहट जो हो रही है वो इंडिया गठबंधन को लेकर के हो रही है। सबको सवाल जितने हो रहे हैं वो इंडिया गठबंधन को लेकर के हो रहे हैं। एनडीए से भी सवाल कर लिए जाएं, जो सवाल, अगर हम निष्पक्षता की बात करें तो जो सवाल इंडिया गठबंधन से हो रहे हैं वही सवाल एनडीए से होने चाहिए। कि इंडिया गठबंधन को छोड़ के अगर नीतीश कुमार जाते हैं तो एनडीए को छोड़ करके जो अकाली दल जाते हैं, जो शिवसेना के लोग जाते हैं या और लोग जो जाते हैं, वो क्यों जा रहे हैं? एनडीए के साथ जो लोग हैं वो चुनाव नहीं लड़े। एक कई ऐसे दल हैं जिन्होंने आज तक कोई चुनाव नहीं लड़ा, कई ऐसे दल हैं जिनका कोई सांसद नहीं है। तो ठीक है, उनका एक गठबंधन है, चुनाव लड़ने जा रहे हैं, चुनाव में जनता जनार्दन है, वो निर्णय करेगी। और जीत और हार ही एक पैमाना नहीं होता राजनीति में या लोकतंत्र में या संवैधानिक व्यवस्था में। ये एक व्यवस्था है, जनता के सामने हम बेहतर विकल्प दे रहे हैं और बेहतर विकल्प के साथ काम करें। अब जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बात कर रहे हैं, जैसे अभी जनता दल के भी साथी बात कर रहे थे, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी तो महत्वपूर्ण जो है वो प्रभु राम के ऊपर निर्भर है, और अब उनको पलटू राम भी मिल गए हैं, आया राम गया राम भी मिल गए हैं। इससे पहले एक नरेश अग्रवाल जी हुआ करते थे जो शराब में रम के अंदर राम देखते थे, वो भी अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। तो जितने भी राम हैं, जिस तरीके के भी राम हैं और रावण है, सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, सब स्वच्छ छवि के हो रहे हैं। चाहे वो महाराष्ट्र के अंदर सबसे बड़े भ्रष्ट हों, चाहे पश्चिम बंगाल के अंदर सबसे भ्रष्ट हों, या किसी और प्रदेश में सबसे ज़्यादा भ्रष्ट हों, अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी जो दावे कर रही है, जो बातें कर रही है, वहाँ के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी ये कहते हैं कि मैं तब तक पगड़ी पहना रहूंगा जब तक नीतीश कुमार जी को सीएम पद से हटा नहीं दूंगा। और आज उन्हीं के साथ में उप मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं, शाम को उन्हीं के साथ डिनर टेबल पे खाना खा रहे होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो जनता के साथ वादे कर रही है, जो जनता के साथ डिलीवर कर रही है, उसकी विश्वसनीयता कितनी है? जो उनके वादे और जो दावे हैं वो कितने हैं? शुरुआत होते ही परिवारवाद, वंशवाद की बात कर रहे हैं। तो जिनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी जी, उनके पिताजी कर्पूरी ठाकुर जी के साथ में मंत्रिमंडल में थे, 7 बार के विधायक, 1 बार के सांसद। उनकी माताजी पार्वती जी वो 1 बार की विधायक हैं। वो स्वयं राजनीति में, लालू प्रसाद यादव जी राष्ट्रीय जनता दल के साथ में राजनीति शुरू करी उन्होंने। तो ये वंशवाद, परिवारवाद, ये गुमराह करने वाली जो बातें जनता के बीच में डिलीवर कर रहे हैं, जो जनता को गुमराह करने वाली बात कर रहे हैं, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है राजनीति के लिए। इससे राजनीतिज्ञों का, राजनेताओं का जो निरंतर पद प्रतिष्ठा गिर रही है, जनता पे जो विश्वास गिर रहा है, वो ठीक नहीं है। अब आप देखिए, बात चल रही, कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दे दिया, सबने स्वागत किया, किसने विरोध कर दिया? लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे, अभी क्योंकि सिख दंगों की बात कर दी एक पैनलिस्ट ने, इसीलिए मुझे बात छेड़नी पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे ऐसे लोगों को भारत रत्न दे चुकी है 2019 में। नानाजी देशमुख जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा के थे, वो नानाजी देशमुख जो सिख दंगों को सही ठहराते हुए कहते हैं सिख विरोधी हिंसा हिंदुओं की न्यायोचित आक्रोश का परिणाम थी और सिख समुदाय को इसको खामोशी से बर्दाश्त करना चाहिए था। और राजीव गांधी जी की जो प्रतिक्रिया थी, उस प्रतिक्रिया को वो सही मानते थे। तो आज कांग्रेस को दोषी मानना सिख दंगों के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी के लगभग 50 लोगों पे एफआईआर हुई और उन पे मुकदमा चला और कई लोग दोषी पाए गए, नहीं पाए गए, अभी तक किसी को दोषी पाया ही नहीं गया। जो चाहे सत्ता में कांग्रेस रही हो, चाहे आज भारतीय जनता पार्टी है, अगर सिख दंगों की बात करते हैं तो कितनों को न्याय दिला पाए? ठीक है, आज भी वो न्याय के लिए परेशान है, तड़प रहे हैं। तो ये सारे सवाल तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन से पूछने पड़ेंगे और इनको सही जवाब देना पड़ेगा। आज कुछ कह देंगे और कल पलट जाएंगे तो ये पलटू राम वाली परिभाषा चल नहीं पाएगी।
ठीक है, मुझे तो ऐसा भी लगता है देखिए कि उनसे इसलिए सवाल नहीं होते कि उनसे जब ये सवाल किया जाता है, तो बीजेपी बहुत देर से कनेक्ट नहीं है, लेकिन मैं तो ऐसी चर्चाओं में बहुत बार बैठी हूँ। बीजेपी कहती है हमारे पास एक नाम और एक चेहरा ही काफी है, हमें तो किसी की जरूरत ही नहीं है, हमें तोड़ने के लिए तो ये महागठबंधन था जो खुद ही टूट जाएगा। तो वो धीरे धीरे जिस तरह से गिरता जा रहा है ना ग्राफ, इसलिए सवाल सबसे ज्यादा गठबंधन से। ये सवाल अच्छा सवाल किया आपने और अच्छी बात छेड़ी भी। भारतीय जनता पार्टी लगभग 150 करोड़ की आबादी को नालायक घोषित करती है और एक ही आदमी को होशियार घोषित करती है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी जी। क्या ऐसे हमारा देश चलेगा? यही संदेश पूरी दुनिया को देना चाहते हैं कि हमारे यहाँ केवल एक ही योग्यवान है, एक ही प्रतिभा है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है, बाकी कोई है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी खुद अपनी पार्टी में दूसरा नाम नहीं बता पाती, तो ये तो अशोभनीय वातावरण है। यश जी कुछ कह रहे हैं? हाँ बोलिए, जल्दी से बोलिएगा प्लीज। श्रीवास्तव साहब की बात को आगे बढ़ाता हूँ कि नीतीश कुमार जी को बहुत दिक्कत हो रही थी आरजेडी के साथ में, तो अब जातीय जनगणना के आधार पे क्या वो देंगे? पहले तो नौकरियों को लेकर के मजाक उड़ा रहे थे, और जातीय जनगणना की बात जब बिहार में हो गई है तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, पहली बात तो मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण ही नहीं मिल पा रहा है जो और जगह है, तो 27% आरक्षण और जातीय जनगणना की बात क्या नीतीश कुमार जी अब उठा पाएंगे? क्या उनमें हिम्मत है जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहते हुए ने की? दूसरी बात, कर्पूरी ठाकुर जी की बात चल रही है, लोहिया जी की बात चल रही है, आदरणीय आरपी श्रीवास्तव जी ने भी कही, अगर आज लोहिया जी, जेपी जी, कर्पूरी ठाकुर जी अन्य समाजवादी होते तो वो भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत में खड़े होते, क्योंकि वो जनता के साथ खड़े रहना पसंद करते थे, सत्ता के साथ खड़े होना नहीं पसंद। तो अगर सही समाजवादी बनने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, तो सत्ता के साथ नहीं, विपक्ष के साथ खड़े होते और जनता की आवाज बन के खड़े होते हैं। बताएं जातीय जनगणना कितनी जगह करा पाएंगे, तो मानेंगे कि हाँ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ करके अपने विचारों को आगे बढ़ाया है, और नहीं तो ये गला घोटने का काम किया पीडीए का, पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यकों का। ठीक है, चलिए उर्मिला जी कुछ कह रही थी, अपनी बात रखिएगा। एक सेकंड, जस भारती जी, जो बिहार के अंदर जाति आधारित जनगणना हुआ उसका समर्थन भारतीय जनता पार्टी ने भी किया है। 27% आरक्षण मध्य प्रदेश में दिलवा दीजिए ना, और आप जेडीयू के प्रवक्ता हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं, और अगर आप जेडीयू की तरफ से बोल रहे हैं तो करवा दीजिए 27% आरक्षण मध्य प्रदेश में जो इतने समय से अविलंब है। और जातीय जनगणना किस किस प्रदेश में कराने की आपकी हिम्मत है आपके दल की, वो भी बता दीजिए, हम स्वागत करेंगे उस बात का। कर्पूरी जी के लड़के राज्यसभा में हमारे पार्टी के नेता है रामनाथ ठाकुर जी। अरे तो सम्राट चौधरी जी को भी आप ही ने उप मुख्यमंत्री बनाया है, जिनके पिताजी भी 7 बार विधायक थे, जिनकी माता जी विधायक थी, वो भी परिवारवाद है, जिसका विरोध अभी 26 जनवरी को नीतीश कुमार जी कर रहे थे। दूसरे को परिवारवाद का लांछन लगा रहे हैं। नहीं, हम नहीं लगा रहे, हम तो आपसे पूछ रहे हैं। हम तो हमारे यहाँ तो हम ये जानते हैं कि हमारे नेताजी ने अपने बेटे को अगर विदेश पढ़ने के लिए भेजा तो बीच में जनता के भेजा सेवा करने के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह नहीं कि विदेश में पढ़ो, पैसे कमाओ, जनता को लूटो, जनता की सेवा करने का जब अवसर आए तो भाग जाओ। आप तो मुद्दे पे रहिए, जातीय जनगणना की जिम्मेदारी ले लीजिए। सुनिए ना भाई, आप तो मुद्दे पे रहिए, जातीय जनगणना की जिम्मेदारी ले लीजिए। बोलने तो दीजिए, सुन कुछ कहना चाह रहे हैं। एक बार उर्मिला जी, एक मिनट आ रही है। कमलनाथ मध्य प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री, अखिलेश को कौन अखिलेश, कहाँ का अखिलेश? अरे आप अपनी बात कीजिए भाई, आप भाजपा के साथ हैं। जातीय जनगणना किन किन प्रदेशों में करने जा रहे हैं? देश में जातीय जनगणना हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? 27% आरक्षण मध्य प्रदेश में दिला पाएंगे कि नहीं दिला पाएंगे, उस पर बात कीजिए ना। कमलनाथ जी के सत्ता में बैठे जो उनसे सवाल करेंगे। इंडिया गठबंधन की बात चल रही है, जातीय जनगणना की बात नहीं करेंगे, गरीबों की बात नहीं करेंगे, रोजगारी की बात नहीं करेंगे। ये लोग सिर्फ कुर्सी की बात करते हैं, बेरोजगारी बेरोजगारी मिटा करके, देश में मंदिर में पूजा खड़ा करके, ताला खोलवा करके, दंगा करा करके कांग्रेस क्या नहीं किया है? ताला कौन खोला था? मंदिर का शिलान्यास कौन किया था? आप और साहबानों के केस में कौन मंदिर के कारण गए हैं भाजपा के साथ में? आप बोलिए ना, मंदिर के कारण गए भाजपा के साथ में? आप मंदिर का नाम ले रहे हैं जो विषय ही नहीं आ रहा है, आप मंदिर का नाम ले रहे हैं तो आप भाजपा के साथ इसीलिए गए ना, मंदिर के कारण। बना के रखना चाहती है, सपा गुलाम बन के रह सकती है कांग्रेस का। हम लोग गठबंधन में सम्मान के साथ रहते हैं, गुलामी के साथ नहीं रहना चाहते हैं। अच्छा, सम्मान के साथ बता दीजिए, जातीय जनगणना कब करा रहे हैं बाकी प्रदेशों में? मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती जगनारायण जी, एक बात बताइए, नीतीश जी का जो कद है और जो उनको सूत्रधार इस गठबंधन का माना जा रहा था, वो कांग्रेस उनसे गुलामी करा लेगी? मुझे तो ये बात ही, मतलब मेरे लिए तो एक्सेप्टेंस वाली है ही नहीं है। आपको नहीं लग रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 6 महीना जून से शुरू हुई थी मीटिंग,
और ये मध्य प्रदेश के चुनाव में अरे राहुल गांधी का कद इतना बड़ा हो गया कि नीतीश कुमार जी से गुलामी करवा ले। सीधा सा सवाल है, आप सोचिए तो। कांग्रेस का सीट बनाना चाहते हैं, ये तो अखिलेश को बोला था, अखिलेश कौन है? कांग्रेस के लोग बोला था